हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज हम बीएसए के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से ये पहला लेक्चर आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सभी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद आने वाले सभी लेक्चर्स जो है हमारी 59 रुपीज की मेंबरशिप में रहेंगे। 59 रुपीज की मेंबरशिप में हम क्या कंप्लीट बीएसए पढ़ चुके हैं। आज वहां पर हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट हो चुका है। उस एक्ट को ध्यान में रखते हुए हम तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये पहला लेक्चर आप सभी देख पा रहे हो। इसके बाद जितने भी लेक्चर्स हैं वो हमारे 59 रुपीज की मेंबरशिप में आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप मेंबरशिप ज्वाइन करके बाकी की सारी क्लासेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम संख्या क्या है। देखो, जब भी मैं आपको एक्ट स्टार्ट करवाती हूँ तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको एक्ट नंबर जरूर याद करना है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ वो आपको जुडिशरी के लिए, एपीओ के लिए, एडीपीओ के लिए, जेएलओ के लिए, जहां पर भी एविडेंस कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा रहा है वहां पर ये सारे एमसीक्यूज आपको हेल्प करने वाले हैं। देखो, पहला कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर क्या है। तो यहाँ पर बीएसए का एक्ट नंबर है 47 ऑफ 2023, क्योंकि मैं आपको याद करवाती हूँ बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। बीएनएस का 45, बीएनएसएस का 46 एंड बीएसए का हम पढ़ते हैं 47। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर एक्ट जो है हमारा बीएसए का है। साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो साथ के साथ चैट में उसका आंसर देते जाओ एंड बाद में करेक्ट करते जाओ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। देन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रवर्त मानी जाएगी, मतलब कमेंसमेंट डेट पूछ रहा है तो 1 जुलाई 2024। देखो, 25 दिसंबर 2023 को इसके सिग्नेचर हुए थे प्रेसिडेंट के, और 1 जुलाई 2024 को ये आप और हम सभी के ऊपर चलन में आ गई थी। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 1 जुलाई 2024 से ये प्रवर्तन में आ गई थी। देन बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन तथ्य है। किस किस को हम फैक्ट कह सकते हैं। तो कहता है एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित की गई वस्तुएं, यस, फैक्ट मानी जाती है। एक व्यक्ति ने कुछ देखा या सुना, ये भी फैक्ट है। एक व्यक्ति ने कुछ शब्द कहे, ये भी फैक्ट माने जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि हम जब फैक्ट की डेफिनेशन कहते हैं तो भौतिक तथ्य भी उसमें शामिल होते हैं और मानसिक तथ्य भी उसमें शामिल होते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि अन्यथा तथ्य सुसंगत नहीं है, लेकिन कब सुसंगत हो जाते हैं। तो ये चीज हमसे पूछ रहा है कि सही है, और अगर सही है तो कौन से सेक्शन में। देखो, वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है लेकिन सुसंगत होते हैं, ये हम बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखो 9 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट। जेड को चोरी से आरोपित किया गया है और पहले चोरी के लिए भी उसे दोष सिद्ध किया गया था। पूर्ववर्ती दोष सिद्धि क्या रेलेवेंट नहीं है या रेलेवेंट है या फैक्ट इन इशू है। तो ऑप्शन ए कहता है रेलेवेंट नहीं है। देखो, प्रीवियस कन्विक्शन हमेशा रेलेवेंट मानी जाती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड कहता है विवादक में एक तथ्य के रूप में सुसंगत है, यस, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एलिगेशन लगाया जाता है तो वो तब तक विवादक रहती है जब तक हमें उसके लिए एविडेंस नहीं मिल जाते। अगर एविडेंस हमें मिलते हैं और चीज प्रूफ होती है देन वो क्या हो जाते हैं, रेलेवेंट माने जाते हैं। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देन बात करता है क्वेश्चन नंबर 6। एक मत्स्य पालन के लिए जेड के अधिकार से संबंधित प्रश्न का निर्धारण करने के लिए निम्न तथ्य सुसंगत है। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे दिए कि हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई पूर्वजों का राइट है, पहले का कोई राइट है, तो उसको हम किन किन बातों से प्रूव कर सकते हैं कि जेड के पूर्वजों पर मत्स्य पालन का अधिकार प्रदत्त करता हुआ एक विलेख, अगर कोई डीड लिखी हुई है तो यस, हम उसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं। जेड के पिता द्वारा मत्स्य पालन का एक बंधक, एक मॉर्गेज लिखा हुआ है, तो हम उससे भी ये चीज प्रूव कर सकते हैं। या
विशेष जिनमें जेड के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया है, इससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो सारे ही ऑप्शन हमारे रेलेवेंट माने जाएंगे और हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एविडेंस एक्ट 2023 विस्तारित है। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, जो बीएसएम 2023 पढ़ रहे हैं उसका विस्तार कहाँ पर है? आप और हम सभी को पता है संपूर्ण भारत पर है ना, संपूर्ण भारत पर है, होल ऑफ इंडिया पर है। तो ऑप्शन देखो संपूर्ण भारत कहाँ पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन दे रखा है संपूर्ण भारत पर, तो आंसर होगा यहाँ पे बी। यहाँ पे कुछ जगहों पर कुछ बेरेक में अभी भी अपडेट नहीं किया गया है, जहां पर लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। अब अपडेट कर लीजिए, अगर आपके बेरेक में नहीं है तो साथ के साथ पेन से उसको सही कर लीजिए। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभिव्यक्ति विवादक में तथ्य से कोई तथ्य अभिप्रेत है जिससे किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार का कोई तथ्य तात्पर्य है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, अभी हमारा 27 जुलाई को जो आरजीएस का एग्जाम हुआ है वहां पर भी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था विवादक तथ्य की डेफिनेशन देके, और हमसे पूछा था कि बताओ कौन सी डेफिनेशन सही है। जिसने एज इट इज डायरेक्ट की लैंग्वेज याद कर रखी है उसका क्वेश्चन सही हुआ है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो फैक्ट इन इशू है इसको कब कितना विस्तारित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो आंसर होगा इसका सी, आवश्यकता अनुसार, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक हम इसको अनुसरित कर सकते हैं। मतलब फैक्ट इन इशू के लिए अगर हमारे पास एविडेंस है तो हम अनुसरित करेंगे, अगर एविडेंस नहीं है तो अनुसरित नहीं करेंगे। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा कि आवश्यकता अनुसार अनुसरित किया जा सकेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दस्तावेज से अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से किसी भाव पर अभिव्यक्त कोई मामला तात्पर्य है, उन मामलों को अभिलिखित करने के लिए आश्रयित है। तो ये जो डेफिनेशन है वो सही है, क्योंकि दस्तावेज की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ऐसा पदार्थ जिस पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से कुछ अभिव्यक्त या वर्णित किया जाता है, जो कि साक्ष्य के रूप में यूज किया जाता है, उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सत्य माना जाएगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जेड एक एक्यूज्ड है, किस लिए? क्योंकि उसने आर की हत्या की है। हत्या के परीक्षण पर निम्नलिखित में से कौन से तथ्य विवादक नहीं हो सकते? देखो नेगेटिव क्वेश्चन है, कौन से फैक्ट इन इशू नहीं हो सकते? तो पहला कहता है जेड ने आश्रित रूप से र की हत्या कारित की है। यस, यही तो डाउट है कि हत्या हुई है या नहीं हुई है। सेकंड कहते हैं जेड ने आर से अचानक और गंभीर प्रकोपन मिला। यस, सही है, क्योंकि अचानक और गंभीर प्रकोपन का हमारे लॉ में बेनिफिट दिया गया है जनरल एक्सेप्शन में। और उसके बाद कहते हैं जेड एक अन्य व्यक्ति एल का निकट मित्र है। अब देखो कोई फ्रेंड है नहीं है, रिलेटिव है नहीं है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, इस बात का तो कोई विवादक तथ्य है ही नहीं, तो एक इसमें हमें डाउट है। सेकंड कहता है कि कृत्य कारित करते समय आर की मृत्यु कारित हुई या जेड अस्वस्थचित्ता से ग्रसित था, कि कहीं उसकी मेंटल कंडीशन ठीक थी या नहीं थी, क्योंकि ये चीज भी हमें देखनी पड़ती है, जनरल एक्सेप्शन में हमें बताया गया है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो असत्य कौन सा है? थर्ड वाले ऑप्शन में हमें डाउट है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 कहता है तथ्य जो विवादक एक से दूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन गए हैं, इसे क्या कहा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। जब एक चीज दूसरे चीज से कनेक्टेड है और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माने जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? सुसंगत तथ्य कहते हैं। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हमसे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक डॉक्यूमेंट है? मैप डॉक्यूमेंट माना जाता है। धातु की प्लेट, पत्थर पर उत्कीर्ण लेख डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर मतलब जो हिंदी में उपहांसाकन कहते हैं वो भी डॉक्यूमेंट है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, तो 12 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य एविडेंस एक्ट की धारा 6 के अधीन सिविल और क्रिमिनल मैटर में सुसंगत नहीं है? अब सेक्शन 6 हम जब पढ़ते हैं तो वहां कहता है हेतु, तैयारी
और आचरण, आचरण भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, पूर्व और पश्चात का, मतलब प्रीवियस भी मैटर करता है और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हमारे लिए मैटर करता है। तो यहाँ पर हमारा हेतु है, तैयारी है, आचरण है, लेकिन प्रयास हम नहीं पढ़ते, अटेम्प्ट की बात नहीं की गई है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा है सुसंगत नहीं है, तो अटेम्प्ट रेलेवेंट नहीं माना जाता है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, साक्ष्य से तात्पर्य और सम्मिलित करता है। अब एविडेंस की डेफिनेशन जिसे याद होगी उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साक्ष्य क्या होते हैं कि कोर्ट के समक्ष जांचाधीन तथ्यों के संबंध में जो पेश किए जाते हैं, सही है वो क्या है, एविडेंस है। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सम्मिलित करते हुए सभी डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एविडेंस है, क्योंकि जब हम और एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो दो एविडेंस वहां में बताए जाते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी इंक्लूड किए गए हैं। फिर सी कहते हैं साक्षियों द्वारा किए गए अभिकथन तथ्य के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को सम्मिलित करते हुए समझ दस्तावेज चाहे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए हो या नहीं। देखो यहाँ पे एक लाइन में कंफ्यूजन इन्होंने कर दी कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए हो या नहीं। जब आप कोर्ट के सामने पेश ही नहीं कर रहे हो तो कोर्ट उनको एविडेंस में एडमिट कैसे करेगी। इस लाइन की वजह से हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही है कि ए और बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एविडेंस एक्ट की धारा 7 के अनुसार तथ्य जो सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने और पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक है निम्नवत माने जाएंगे। विवादक में, सुसंगत और विवादक दोनों, ना तो सुसंगत और ना ही विवादक। देखो रेलेवेंट माने जाएंगे क्योंकि सेक्शन 7 कहता है वे तथ्य जो किसी पुनः स्थापना की या स्पष्टीकरण की बात करता है तो उसको हम क्या मानते हैं, रेलेवेंट माना जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि धारा 46 और 47, 46 एंड 47 कैरेक्टर की बात करता है कि सिविल मामलों में कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, या क्या हम क्रिमिनल मैटर में कैरेक्टर की बात कर सकते हैं या नहीं, कि चरित्र की सुसंगतता के साथ व्यवहार करती है, सही है, और प्रावधान करती है कि अब चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत है, कि सिविल मैटर में आरोपित आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र, किंतु क्रिमिनल मैटर में पूर्ववर्ती चरित्र अप्रासंगिक है। प्रासंगिक और अप्रासंगिक का मतलब है कि सुसंगत है या सुसंगत नहीं है। अब ये कह रहे हैं सिविल मैटर में तो कैरेक्टर रेलेवेंट है लेकिन क्रिमिनल मैटर में कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं है, तो भाई ये गलत ऑप्शन है। सेकंड कहता है सिविल मैटर में आरोपित आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र अप्रासंगिक है, ये सही है, बट क्रिमिनल मैटर में पूर्ववर्ती आचरण चरित्र प्रासंगिक है, सुसंगत है, ये ऑप्शन हमारा सही है। चरित्र सिविल एंड क्रिमिनल दोनों मामलों में असंगत है, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत है। तो बी ऑप्शन सही है क्योंकि सिविल मैटर में जो कैरेक्टर होता है वो इररिलेवेंट माना जाता है, जो है सुसंगत नहीं माना जाता, क्योंकि सिविल मैटर में आप कैरेक्टर की बात नहीं कर सकते। बट क्रिमिनल मैटर की बात करूं तो क्रिमिनल मैटर में कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है और कैरेक्टर का एविडेंस भी दिया जा सकता है। देन बात करते हैं अशुद्ध अभिकथन को चिन्हित करें। कौन सा जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है अशुद्ध है। देखो एक तथ्य को सिद्ध होना कहा जाता है जब कोर्ट विश्वास करती है कि वह विद्यमान है या उसकी विधि मान्यता को इतना संभाव्य मानती है कि एक विवेकाधीन व्यक्ति को इस मान्यता पर कार्य करना चाहिए कि वह तथ्य जो है विद्यमान है। एक तथ्य को सिद्ध नहीं कहा जा सकता जब कोर्ट विश्वास करती है कि वह विद्यमान नहीं है या इसकी विधि मान्यता को इतना संभाव्य समझती है कि एक विवेकशील व्यक्ति को इस मान्यता पर कार्य करना चाहिए कि वह विद्यमान नहीं है। या एक तथ्य को सिद्ध नहीं होना कहा जाता जब वह आंशिक रूप से साबित और आंशिक रूप से ना साबित है। या एक तथ्य को सिद्ध नहीं होना कहा जाता जब वह न तो साबित और न ही ना साबित है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है एंड ए भी सही है। तो हमारा डाउट किस क्वेश्चन में, सी ऑप्शन में, क्योंकि ये कहता है कि एक तथ्य को सिद्ध होना नहीं कहा जाता है जब वह आंशिक रूप से साबित और आंशिक रूप से ना साबित, मतलब कोई एविडेंस है पार्टली तो प्रूफ है लेकिन पार्टली प्रूफ नहीं है, तो ऐसी चीज को सिद्ध होना नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति ने रेलवे के साथ एक प्रेक्षण बुक कराया और उसने उसका मूल्य 100 रुपए होना घोषित किया।
अब प्रेक्षण खो जाता है तो क्या यह दावा कर सकता है कि प्रेक्षण का मूल्य काफी अधिक था? अब यहाँ पे हाँ, क्योंकि दावे का घोषित मूल्य का कोई मतलब नहीं था। नहीं, क्योंकि विबंध का सिद्धांत आकर्षित करता है और जो कुछ उसने पूर्व में घोषित किया था इंकार करने से विबंधित है। थर्ड कहता है नहीं, क्योंकि प्रांग न्याय का सिद्धांत आकर्षित करता है। प्रांग न्याय का तो यहाँ पे एविडेंस एक्ट में रोल ही नहीं है। फोर्थ कहता है हाँ, क्योंकि दावे की धनराशि दावे करते द्वारा कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के अध्ययन नहीं। यहाँ पे हमें बात करेंगे एस्टॉपल की। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा कि एस्टॉपल का सिद्धांत कहता है जो कुछ आपने पहले डिक्लेयर कर दिया आप उसके लिए अब मुकर नहीं सकते, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कि एक बाल साक्षी के संबंध में कौन सा अभिकथन सत्य है। जो चाइल्ड होते हैं क्या चाइल्ड एविडेंस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक जनरल चीज मैं आपको बताती हूँ कि बालक भी साक्ष्य दे सकता है, लेकिन तब जब वो परिस्थितियों को समझने में सक्षम होता है, जब वो परिस्थितियों और कार्य की प्रकृति समझ सकता है, क्वेश्चन को समझ सकता है, तब वो क्या कर सकता है, एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। अब देखो क्या कहते हैं कि एक कम उम्र के बच्चे को सत्यापन करना अनुज्ञात किया जा सकता है यदि वह प्रश्नों को समझने के लिए या उसका उत्तर देने के लिए बौद्धिक क्षमता रखता है। यस, ये सही है। सेकंड कहता है एक बाल साक्षी सिखाने पढ़ाने का आसान शिकार हो सकता है और यह स्थापित है कि वह सिखाने पढ़ाने के प्रभावहीन है, उसके साक्ष्य पर अकेले से विश्वास करना सुरक्षित नहीं है। विधि बच्चे को एक सक्षम साक्षी के रूप में मान्यता प्रदान करती है, किंतु 6 वर्ष से कम आयु के कोर्ट द्वारा साक्षी होना नहीं माना जाता है। या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। सारे ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि हर एक स्टेटमेंट में जो बात की गई है वो लॉ की बात की गई है कि कौन सी बात किस चीज में हमें कही गई है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे लिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जेड पीट कर आर की हत्या करने का अभियुक्त है। आर एक एक्यूज्ड पर्सन है, क्यों? क्योंकि उसने जेड को पीट कर उसकी हत्या की। जो कुछ भी पीटने पर जेड या र द्वारा कहा गया था या किया गया था वह विवादक में एक तथ्य है, सुसंगत तथ्य है, एक तथ्य जो साबित नहीं है, बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है, तो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो बी में हमारा आंसर होगा कि वो रेलेवेंट माना जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21। धारा 35 से डिक्लेयर करती है कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट का एक निर्णय सुसंगत है जो कि किसी व्यक्ति पर कोई विधिक चरित्र प्रदत्त करती है, छीन लेती है, सही है, या जो किसी व्यक्ति को विधिक चरित्र के लिए निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए हकदार होना घोषित करती है, ये भी सही है। तो हमारा 21वें में सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ही हमारे शुद्ध माने जाएंगे। देन बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमबी कौन से मैटर से संबंधित है? तो डी ऑप्शन सही है, एक सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को एक्यूज से रिलेटेड है ये केस कश्मीरा सिंह का। देन बात करते हैं 23। जब कभी अधिनियम प्रावधान करता है कि कोर्ट एक तथ्य उपधारित कर सकती है मतलब मे प्रिजम्पशन की बात कर रही है, और मे प्रिजम्पशन में कोर्ट एविडेंस को मांग भी सकती है और एडिशनल एविडेंस की मांग भी कर सकती है, तो कोर्ट इसका प्रमाण मांग सकती है, सही है। कोर्ट ऐसे तथ्य को सिद्ध रूप में भी मान सकती है जब तक वह असिद्ध नहीं कर दिया जाता, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी बोथ आर करेक्ट। देन बात करते हैं 24। एक वाद या कार्यवाही में साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल होगा यदि बिल्कुल कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था। यस, ये स्टेटमेंट भी हमारा शुद्ध स्टेटमेंट है, सही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट किसे हम कहते हैं? जो विदेशी विधि में कुशल है, जो विज्ञान या कला में कुशल है, जो हैंडराइटिंग या फिंगरप्रिंट की पहचान करने में सक्षम है या कुशल है, तो सारे ही ऑप्शन इसमें सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तो ये आज हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं जो कि बीएसए से रिलेटेड है। ऐसे ही आगे हम 25 क्वेश्चंस के सेट्स करते जाएंगे और बाकी के लेक्चर आपको बीएसए की सीरीज में मिल जाएंगे। इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप को आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम नया सब्जेक्ट सीपीसी भी स्टार्ट करने वाले हैं। सीपीसी में हर एक सेक्शन, हर एक ऑर्डर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो फटाफट इस मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी 59 रुपीज को मेंबरशिप को ज्वाइन करने का एक और मैं बेनिफिट आपको बताती हूँ
कि अपने एमडी लो क्लासेस में एक 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। हर एक स्टेट की जुडिशरी, हर एक स्टेट का एडीपीओ, एपीओ, जेएलओ सभी में 50% ऑफर चल रहा है, लेकिन ऑफर सिर्फ 14 अगस्त तक ही है। ठीक है, 14 अगस्त तक इस ऑफर को आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर साथ ही इस ऑफर में आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो जो भी एक्चुअल फीस है वो आप 2 इंस्टॉलमेंट में सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो 50% का ऑफर लीजिए। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो 59 रुपीज की मेंबरशिप के साथ इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल रहा होगा, उस नंबर से आप मुझे कॉन्टेक्ट करके और आप अपने स्टेट की जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ के लिए आप मुझसे फीस पता कर सकते हैं। बाकी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और बाकी की सीरीज देखने के लिए मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।